नमस्कार, सुप्रभात। नाइस द प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ और मैं प्रतीक राज्यगुरु आप सभी छात्रों का आज के प्रस्तुत लेक्चर में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के हमारे प्रस्तुत लेक्चर में हम हमारे अभ्यासक्रम का जो है वह शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा नया प्रस्तुत साल जो है वह कोरोना के इस प्रस्तुत समय के बीच में अभी हमारा अभ्यासक्रम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वह शुरू है। और छठी कक्षा का हमारा जो अभ्यासक्रम है उसमें अनुक्रमणिका में आप सभी छात्र जो है वह सबसे पहले देखें तो सबसे पहला प्रथम एकम जो है वह है दयालु शिकारी। और प्रस्तुत जो है वह कहानी है और साथ ही में चित्रपाठ है। चित्रों के आधार पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी, सुंदर सी कथा जो है उसका निर्माण होता है। और अगला दूसरा इकाई जो है, दूसरा एकम एक जगत एक लोक कविता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करता हुआ बड़ा सुंदर सा इकाई हमारे अभ्यासक्रम में है। बाद में तीसरा इकाई है समझदार नन्ही, सुंदर सी कहानी है। और कहानियां जो है वह अक्सर बच्चों को पसंद होती है। और आगे चौथा विषयांग है गिनती, 51 से लेकर 100 तक की हिंदी की गिनती आती है, उसका अभ्यास करेंगे। बाद में पुनरावर्तन एक आता है। और पांचवा विषयांग है धरती को महकाए, सुंदर सी कविता है। और प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के अनन्य दृश्यों को बड़े ही सुंदर ढंग के साथ कविता में कवि ने जो है वह पेश किया है। बाद में अगला छठा विषयांग है सुबह और उसका साहित्य प्रकार है प्रसंग कथा। सुंदर सी वह कहानी कथा प्रसंग कथा है। बाद में अगला सातवां विषयांग है बूझो तो जाने पहेलिया, जिसे गुजराती में हम उखाना के नाम से पहचानते हैं। वह बड़े सुंदर से पहेलिया जो है वह दिए हुए हैं। और आठवां विषयांग है राजा का हिस्सा। और सुंदर सा राजा का हिस्सा का किस्सा, वह बड़ी ही सुंदर एक रोचक कहानी है। और प्रस्तुत 8 विषयांग के बाद में अंतिम है पुनरावर्तन 2। और बाद में हमारा अभ्यासक्रम वहाँ इस रूप से, इस प्रारूप के साथ समाप्त होता है। तो आज के प्रस्तुत हमारे इस लेक्चर में हम सभी जो है वह साथ मिलकर के हमारा प्रथम विषयांग दयालु शिकारी चित्रपाठ है, उसका आइए साथ मिलकर के अभ्यास करते हैं। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी किताब में पृष्ठ क्रमांक 1 नंबर पर जो है वह देखें। आइए मिलकर प्रस्तुत सुंदर सा इकाई जो है उसका अभ्यास करते हैं, दयालु शिकारी। दयालु शिकारी जो है वह है, उसका साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। जब हम छोटे थे और रात के वक्त जब हमें नींद नहीं आती थी, तब हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हमें बड़ी सुंदर सी कहानियां जो है वह सुनाते थे। और उन कहानियों को सुन करके कब न जाने कब आंख लग जाती थी मालूम भी नहीं होता था। और बचपन से ही कहानी के साथ हमारा जो है वह अनुबंध, ऋणानुबंध जो है वह जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो कहानी जो होती है, हमारे अभ्यासक्रम में लेखन विभाग में कहानी लेखन का भी प्रश्न जो है वह 5 या 6 अंकों के साथ जो है वह पूछा जाता है। तो कहानी जो है वह प्रारूप के रूप से और दूसरे चित्रों के आधार पर कहानी का जो है वह निर्माण होता है। कहानियां सुनते थे तभी से हमें जो है वह कहानी के प्रति अलग ही एक रुचि हमारी जो है वह जुड़ी हुई है। और यहाँ पर छठी कक्षा में अब हम पहुंच चुके हैं, तब कहानियां जो है उसका निर्माण हमें स्वयं ही करना होता है। तो यहाँ पर सुंदर सी यह कहानी है, लेकिन चित्रों के आधार पर कहानी का निर्माण होता है और उसका साहित्य प्रकार कहा जाता है चित्रपाठ।
कि चित्रों के आधार पर सुंदर से पाठ का निर्माण करना है। यहाँ पर ब्रैकेट में बड़ी सुंदर सी बात जो है वो पाठ्य पुस्तक में दी गई हुई है। आइए सबसे पहले उसका हम अभ्यास करते हैं। इस चित्र पाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। बाद में तो कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है, उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है गोली हिरनी की टांग में लगी हुई है। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है और बाद में उसे जंगल में छोड़ देता है। इस चित्र पाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई हुई है। कि प्रस्तुत इकाई जो है, प्रस्तुत इकाई उसमें यहाँ पर देखिए नाम है दयालु शिकारी। और देखिए शिकारी जो जंगल में प्राणियों का, पशुओं का, पंछियों का शिकार करने के लिए जाता है, वह शिकारी कभी दयालु नहीं होता। सत्य, प्रेम, करुणा के निहित मानवता के उम्दा भावों को हम जो है वह अपने हृदय में बहाते हैं, लेकिन यहाँ पर शिकारी हर हमेशा निर्दय होता है, तभी वह अपना निर्वाह जो है वह कर सकता है। ऐसा शिकारी जो कभी दयालु नहीं हो सकता, लेकिन शिकारी के हृदय में भी यहाँ पर दया का भाव जो है वह जागृत हुआ और सुंदर सी कथा का निर्माण हुआ और कथा को नाम प्राप्त हुआ दयालु शिकारी। तो देखिए यहाँ पर आप सभी छात्र जो है वह अपनी किताब में 9 चित्र जो है वह दिए गए हुए हैं और 9 चित्रों के आधार पर बड़ी ही सुंदर सी कथा का निर्माण होता है। तो आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि चित्र नंबर 1 से लेकर 9 तक की यहाँ पर जो है वह बात हम समझने वाले हैं। मैं यहाँ से कथन के माध्यम से आप सभी को जो है वह मैं यह पूरी सुंदर सी कहानी का निर्माण करूंगा, लेकिन आप सभी अपनी अपनी किताब में दिए गए 9 चित्र जो है उसका अभ्यास करते रहिएगा। प्रथम चित्र है और प्रथम चित्र में बड़ा ही सुंदर सा जंगल, वन जो है वह उसका दृश्य है। वन में तो के कई सारे सुंदर से बड़े बड़े पेड़ है, साथ ही में हरा भरा घास जो है वह जमीन पर छाया हुआ है और एक सुंदर सी हिरन जो है वह इधर उधर घूमता हुआ हमें प्रस्तुत प्रथम चित्र में दिखाई देता है। बाद में दूसरा दृश्य, तो दूसरा दृश्य है उसमें आप जो है वह गौर से चित्र के 4 कोने हैं, कोने कोने की सारी घटनाओं को आप जो है वह देखें। तो दूसरे चित्र में पेड़ के पीछे एक शिकारी जो है, शिकारी जैसा दिखाई देने वाला, क्योंकि उसका हुलिया जो है वह हमें देखो दिखाई दे रहा है कि उसके पास जो है वह बंदूक है और वह शिकारी पेड़ के पीछे छिप कर के किसी शिकार के आने का इंतजार करता हुआ वहां पर खड़ा है। और ठीक उस वक्त शिकारी जब शिकार का इंतजार करता हुआ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, तभी उसी के सामने से वह सुंदर सा हिरन जो है वह वहां से पसार होता है और शिकारी के मन में हिरन का या हिरनी का मांस खाने की जो है वह कामना, इच्छा हुई थी और शिकार करने के लिए ही वह शिकारी जंगल में आया हुआ था। और ठीक उसके सामने से जैसे ही वह हिरन पसार हुआ, तब शिकारी देखिए तीसरे चित्र में आप देखें तो शिकारी ने अपने बंदूक से, अपने पीठ पीछे लगाई हुई बंदूक जो है वह निकाली और बंदूक से उसने सामने आ रहे हिरन के ऊपर निशान जो है वह लगाया और वह हिरन ठीक शिकारी के लगाए गए जो बंदूक की गोली वह छोड़ने ही वाला था, लेकिन निशाने पर जब वह हिरन आया और उसने अपनी बंदूक का, जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं, वह दबाया और एक ही साथ में वह गोली जो है वह छूटी। पल भर में घटना क्या घटित हुई, तो चौथे चित्र में आप देखें कि जो हिरन था उसे वह गोली जो है वह लगी। बड़ा ही एक धमाका जो है वह जंगल की नीरव शांति के बीच में एक धमाका, गोली के छूटने का धमाका जो है वह सुनाई दिया। और ठीक उस वक्त वह हिरन नहीं लेकिन हिरनी थी, क्योंकि उसका छोटा सा नन्हा सा शावक, कोई भी बच्चा होता है उसे अपनी माँ के प्रति
अनन्य लगाव, स्नेह भाव, प्रेम वात्सल्य का भाव माँ को अपने बच्चे के प्रति और बच्चे को अपनी माँ के प्रति होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए चौथे चित्र में आप सभी छात्र देख सकते हैं कि उस हिरनी को जैसे ही गोली लगी और हिरनी घायल हुई और धमाके के डर के मारे उसका बच्चा जो था वह थोड़ा उससे दूर था, लेकिन जैसे ही वह धमाका हुआ वह बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास देखिए आ गया है, आ पहुंचा है। बाद में पांचवें दृश्य में आप सभी छात्र जो है वह देख सकते हैं कि हिरनी को गोली जो है वह लगी और वह घायल हिरनी, शिकारी की गोली से आहत हुई हिरनी जो है वह पेड़ की छांव में आकर के बैठी हुई है और उसका छोटा सा नन्हा सा डरा हुआ सा सहमा सहमा सा बच्चा जो है वह आकर के अपनी माँ की गोद में माँ के पास आकर के वह बैठा हुआ है। और ठीक उस वक्त आप चित्र में देख सकते हैं कि हिरनी जो है वह बड़ी ही करुणा के भावों को बहाती हुई उसे अपना मृत्यु, अपनी मौत जो है अंतिम घड़ियां नजदीक आती हुई देख हिरनी जो है वह अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेकर करुणा के भावों को आंखों से बहाती हुई वह हिरनी सहमी सहमी सी, डरी डरी हुई सी वह पेड़ की छांव में अपने बच्चे को, छोटे से शावक पशुओं के बच्चों को हिंदी में शावक के नाम से जो है वह बुलाया जाता है, वह छोटा सा शावक माँ की गोद में आकर के बैठा हुआ है। और यह दृश्य पेड़ की छांव में यह घटना घटित हो रही है। ठीक उस वक्त छठे चित्र में आप देख सकते हैं कि वह शिकारी, जो शिकारी इसे हिरनी का या हिरन का मांस खाने की कामना इच्छा हुई थी और वह शिकारी पेड़ के पीछे जो दूसरे दृश्य में छिपा हुआ था, तीसरे दृश्य में जिसने गोली चला दी, वह अब छठे चित्र में हमारे सामने देखिए आता है और वह तुरंत फौरन ही उस पेड़ की छांव में घायल हिरनी के पास आकर के वह देखता है। और उसने देखा तो क्या देखा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बंदूक से छूटी हुई गोली हिरनी के पीछे के पांव में, पैर में जो है वह लगी हुई है और जहां पर हिरनी के शरीर में, जहां पर पीछे पैरों के भाग में जहां पर गोली लगी हुई है, वहां के घाव से खून, रक्त जो है वह बह रहा है। और फौरन ही वह शिकारी अपनी बंदूक को जमीन पर पास में रख करके उसने यह सारी घटना जो है वह देखी। और बाद में हिरनी का छोटा सा नन्हा सा शावक जब शिकारी नजदीक आया तो वह थोड़ा दूर जाकर के खड़ा होकर के सारी बात, सारी घटना जो है वह, भले ही उसके पास शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है, भाषा नहीं है, लेकिन उसके भीतर पशु पंछियों के पास भी भाव होते हैं, संवेदनाएं होती है। और वह छोटा सा नन्हा सा डरा हुआ सा सहमा सहमा सा वह शावक दूर खड़े होकर यह सारा घटनाक्रम जो है वह देख रहा है। और जैसे ही शिकारी ने देखा कि हिरनी के टांग से लगी हुई गोली से खूब खून बह रहा है और उस हिसाब से रक्तस्राव शुरू रहा, तो वह हिरनी की मौत हो सकती है। और शिकारी को, हिरनी को और उसके छोटे से शावक को देखकर वह शिकारी अब जो है वह दयालु शिकारी में तब्दील हुआ। और सातवें दृश्य में हम सब देख सकते हैं कि वह शिकारी उस घायल हिरनी को अपने हाथों से, अपनी बाहों में उठाकर देखिए अस्पताल की ओर जो है वह ले जा रहा है। और अस्पताल, पशुओं का जो अस्पताल होता है, उस अस्पताल में उसका इलाज करवाने के लिए, क्योंकि शिकारी का मन अब करुणा, दया, संवेदना, सहानुभूति के भाव से जो है वह भरा। क्यों? क्योंकि उसने उस हिरनी के छोटे से शावक को देखा और शिकारी के दिल में, दिमाग में, हृदय में कितने सुंदर भाव जो है उस वक्त जागृत हुए होंगे कि वह जो है वह अपने शिकार की इच्छा को एक और रख करके हिरनी के छोटे से बच्चे का, अब ये हिरनी जो है वह मर जाएगी तो छोटे से नन्हे से शावक का क्या होगा, वह सोचकर
वह उसे उसका इलाज करवाने के लिए उस घायल हिरनी को पशुओं के अस्पताल में जो है वह ले गया। बाद में 8वें चित्र में 8वें दृश्य में आप सभी छात्र जो है वह देख सकते हैं कि पशुओं के अस्पताल में उस घायल आहत हिरनी का इलाज करवाने के बाद उसके घाव पर मरहम पट्टी लगवाने के बाद वह शिकारी उसे फिर से अपनी बाहों में अपनी गोद में उठाकर वह उसे बाहर अस्पताल के बाहर आता हुआ हमें नजर आ रहा है। और बाद में दृश्य नंबर 9 और 9वें दृश्य में हम सब देख सकते हैं कि वह घायल हिरनी अपने छोटे से नन्हे से शावक के साथ जंगल में जो है वह बड़ी ही शांति के साथ सुकून के साथ अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी हरा भरा घास खाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और नन्हे से शावक को अपनी माँ का प्यार, अपनी माँ का प्रेम जो है वह दुलार जो है वो फिर से प्राप्त हो गया। और उस जिसके पास भाषा नहीं है, जिसके पास बोली नहीं है, ऐसे मूक प्राणी के मन में भी कई सुंदर से भाव, उसका भी आशीर्वाद जो है वह उस भले ही वह शिकारी, लेकिन शिकारी को भी उस हिरनी का जो है वह आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। और वह हिरनी अपने बच्चे के साथ, शावक के साथ सुकून की जिंदगी जो है वह जीने लगी। और शिकारी ने बाद में शिकार करना जो है वह शायद छोड़ दिया होगा, ऐसा हम जो है वह यहाँ पर अनुमान जो है वह लगाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर सा यह चित्रपाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। और बाद में देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में आगे देखिए तो पेज नंबर 2 और 3, पेज नंबर 2 पर पृष्ठ क्रमांक 2 पर अभ्यास के बहुत से प्रश्न जो है वह दिए गए हुए हैं। वे सारे के सारे प्रश्न स्वाध्याय पोथी में है। बाद में आगे देखिए स्वाध्याय में तो कि अलग अलग 3 चित्र कहानियां जो है वह की हुई। आप सभी छात्रों को चित्र कहानियां जो है वह बड़ी ही पसंद आई। और कहानियां किसी भी रूप से, किसी भी हिसाब से आपके अभ्यासक्रम में हो या कोई सुना रहा हो या कहीं पढ़ रहे हो तो आपको पसंद आती ही होगी। यहाँ पर हिंदी का यह लेक्चर है। हम लोग यहाँ पर हमने हमारा अभ्यासक्रम की सुंदर सी कहानी दयालु शिकारी का तो हमने अभ्यास कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं एक गुजराती की कहानी, गुजराती की एक वार्ता जो आपको गुजराती में ही मैं आपको सुनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी वार्ता गुजराती की जो है वह पसंद आई। तो भाई આપણે વાર્તા સાંભળેલી છે, છતાં હું એ વાર્તા ગુજરાતીમાં જ કહીશ હવે તમને। અને વાર્તા સાંભળવી આપણને ખૂબ ગમે છે, વાર્તાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે છે। એનું કારણ તો કે આપણને વાર્તાનો વારસો ગળથુથીમાં જ મળ્યો છે। નાના હતા, રોતા હતા, છાના નહોતા રહેતા ત્યારે હાલરડા સાંભળતા હતા। માતા પિતા, દાદા દાદી આપણને વાર્તા સંભળાવતા અને વાર્તાઓ ઘણી બધી વાર્તાઓ નાના હતા ત્યારે સાંભળતા અને ખૂબ આપણને પસંદ આવતી। તો એક વાર્તા થોડી આપણે ડિજિટલ વર્ઝનમાં ગુજરાતી વાર્તા હું તમને કહીશ। તમે વાર્તા સાંભળેલી છે પેલો ફેરીઓ અને વાંદરાઓની, કે નાના હતા ત્યારે આ વાર્તા સાંભળેલી કે ભાઈ એક ફેરીઓ હોય જંગલમાંથી પસાર થાય અને એ ફેરીઓ તો કે ટોપી વેચવા વાળો ગામે ગામ ટોપી વેચવા જતો હોય। ઉનાળાના કાળઝાળ ગરમીના દિવસોમાં માણસો ટોપી ખરીદતા હોય, એનો નિર્વાહ એ રીતે ચાલતો હોય। એવો ઘટના એવી ઘટે કે જંગલમાંથી પસાર થાય, બપોરનો સમય થાય અને બરોબર એક ઝાડની નીચે આવી અને ફેરીઓ, બપોરનો સમય છે, પોતાનું કંઈક ભાતું હશે ખાવા માટે બેસે છે અને ઝાડની છાયામાં એને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ ખ્યાલ ન રહ્યો અને એ બરોબર યોગાનો યોગ સંયોગ એવો થાય કે એ ઝાડ ઉપર વાંદરા રહેતા, વાંદરા નીચે ઉતરે, પેલા ફેરિયાનો આખો જે કાંઈ એનું પોટલું હતું એ ખોલી નાખે અને એમાંથી બધા જ વાંદરા એક એક ટોપી માથા ઉપર પહેરીને ઝાડવા ઉપર વયા જાય। પછી ઘટનાક્રમ તમને ખ્યાલ જ છે કે પેલો ફેરિયો જાગે અને પોતાનું પોટલું ખુલ્લું જોયું અને એક પણ ટોપી નહોતી, માત્ર એણે પહેરી હતી એ ટોપી માથા ઉપર રહી, બાકી બધી ટોપી વાંદરાઓ પહેરીને ઝાડવા ઉપર હતા અને એને જોઈ અને ફેરિયાને તો પગ નીચેથી જમીન સરકી જાય કે ભાઈ હવે આ વાંદરાઓની પાસેથી ટોપી મારે કઈ રીતે લાવવી। એટલે એણે ઉપર જોયું, બધા વાંદરાએ ટોપી પહેરેલી, ફેરિયાએ ટોપી પહેરેલી, એટલે ફેરિયાને વિચાર આવ્યો કે હું જેમ કરું એમ આ કરશે। એટલે એણે પેલા હાથ ઊંચા કર્યા તો ઓલા બધા વાંદરાએ હાથ આગળના પંજા ઊંચા કર્યા, પછી ઓલા
ટોપીનો આગળ જે છે એ પકડી અને ટોપી કાઢી માથામાંથી. ઓલા બધા વાંદરા હોય એ કાઢી. પછી ઓલું જે પોટકાનું એનું કપડું હતું એમાં ટોપીનો ઘા કર્યો. એટલે બધા વાંદરાએ ઉપરથી ટોપીનો તરત ઘા કરી દીધો અને ઓલો પોટકું બાંધી અને ફેરીનો રાજી ખુશીથી વયો ગયો. આ વાર્તા આપણે સાંભળેલી છે. હવે આ વાર્તામાં વર્ઝન 2 વર્ઝન લીધું, કારણ કે આપણે અહીંયા સીઝન છે. એક પછી એક નવું આવ્યા જ કરે. ધૂમ 1 આવે તો પછી ધૂમ 2 આવે, ડોન 1 આવે તો ડોન 2 પિક્ચર આવે છે ને. એમ હવે ફેરીઓ અને વાંદરા વર્ઝન 2 પાર્ટ 2 વાર્તા કંઈક આવી હતી. સાંભળો કે ભાઈ એક ફેરીઓ હતો, ટોપીઓનો વેપાર કરતો હતો. એક ગામથી બીજા ગામ જવા માટે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે બરોબર રસ્તામાં જંગલ જેવું આવ્યું અને ઉનાળાનો તડકો, આકરો તડકો, કાળઝાળ તડકો, ક્યાં એમ કહેવાય કે લીલોતરી નહીં, એમાં એક ઘેઘુર ઘટાટોપ જે છે એ ઝાડ એને દેખાણું અને ઝાડનો છાંયો ભાળ્યો. ફેરિયાને સંતોષ થયો. એનો એ જ ફેરિયો, એના એ જ વાંદરા, એની એ જ વાર્તા. પણ હવે સાંભળવાની મજા તમે લેજો કે ઝાડની નીચે બરોબર ઈ ગયો. બપોરે એનું જે કઈ ટિફિન ઘરવાળીએ આપ્યું હતું એ ટિફિન ખોલ્યું, ખાધું, ખાઈ પીને હારે પાણી હતું, પાણી પીધું અને એ વાંદરો જે ઝાડ ઉપર હતા એ બધા વાંદરા ઝાડ ઉપર હતા એ એને જોયા. પણ બપોર હતો, તડકો જામ્યો હતો અને છાંયો મળ્યો અને પેટમાં થોડું ગયું એટલે બપોરે વામ ખુશી. ડાબા પડખે થોડી વાર આડા પડખે જે છે એ ડાબા પડખે સૂવું તો ફેરિયાને ઊંઘ આવી ગઈ. શાંતિથી સૂઈ ગયો. ઓલા વાંદરા ઉપરથી આવ્યા, ટોપી બધી લઈને બેસી ગયા ઉપર. ઓલો ભાઈ જાગ્યો નિરાતે 3:30 જાગ્યો ફેર્યો અને એને જોયું તો કે વાંદરા બધા ટોપી લઈને તો બેસી ગયા હાથ એને ભારે કરી. એ વિચારવા લાગ્યો કે સારું શું કરવું હવે. પણ એને યાદ આવ્યું કે વર્ષો પહેલા આ રીતે આપણા દાદા અહીંથી આ જંગલમાંથી નીકળ્યા હતા અને આ રીતે લૂંટાણા હતા અને એને પછી આ વાત કરેલી કે ભાઈ મેં માથા ઉપરથી ટોપી કાઢીને ઘા કર્યો અને બધા નકલખોર વાંદરાઓ અકલ વગરના હતા એટલે એને વાંદરાઓએ ટોપી દઈ દીધી, ફેંકી દીધી અને હું વીણી અને લઈને ગયો. એટલે એને એના ત્રીજી પેઢીના દાદા યાદ આવી ગયા કે દાદા આ રીતે લૂંટાણા હતા, ટોપી વાંદરા લઈ ગયા હતા, દાદાએ આવું કર્યું હતું. એટલે એ ફેરિયાએ ત્રીજી પેઢીની વારસો જાળવવા, વાતને યાદ રાખી અને અનુકરણ કરાવવા માટે એને તો શરૂ કર્યું, કસરતના દાવ કર્યા. ઓલા બધા વાંદરાઓએ શરૂ કર્યા. પહેલો દાવ કસરતનો જે પ્રમાણે આવતો હતો, હાથ ઉપર કરે ત્યાં ઓલા હાથ ઉપર કરવા માંડ્યા. પછી ઓલો આ બાજુ હાથ કરે, બે બાજુ ઉપર હાથ રાખે તો ઓલા બધા વાંદરાએ પંખી ઉડાડે તો ઓલા બધા વાંદરાઓએ ઘડીક પંખી ઉડાડ્યા. પછી ઓલો મુદ્દા ઉપર આવ્યો, ટોપી પકડી એને. વાંદરાઓએ બધે ટોપી પકડી તો રાજી થઈ ગયો કે હવે બરોબર ટ્રેક ઉપર વાંદરા આવી ગયા છે. એટલે નકલ ને અકલ ન હોય એની જેવી વાત છે આ. એટલે બરોબર ટ્રેક ઉપર આવતા વાંદરા લાગ્યા એટલે એને સીધી ટોપી માથા ઉપરથી કાઢી. એટલે ઓલા બધા વાંદરાઓએ માથા ઉપરથી અને જે ઓલું કપડું હતું એ કપડામાં ફેરિયાએ ટોપીનું ઘા કર્યું. એટલે ઓલા બધા વાંદરાઓએ આપણે પહેલા વર્ઝનમાં ટોપીનો ઘા કર્યો તો એ વાત હતી. પણ આમાં તો ઓલા બધાએ પાછી પહેરી ઘા જ ન કર્યો. ઓલાને એમ થયું કે આ મૂંઝાણો હોય કે ઓલા પહેલી વાર દાદા ત્રીજી પેઢીના આવ્યા હતા ને એને ઘા કર્યો, વાંદરાઓએ ઘા કર્યો તો આણે કેમ ન કર્યો? આ વાંદરા નકટા થઈ ગયા કેમ? પાછું બીજી વાર એને ઘડીક ટ્રેક ઉપર વાંદરાને લાવ્યો, ટોપી ઘા કર્યો પણ વાંદરાને ઘા ન કરે. 3 વાર આવું કર્યું. ત્રીજી વાર થયું એટલે વાંદરાનો જે સરદાર હતો એ ડાળી ઉપરથી ટપતો નીચે આવ્યો અને ઓલો જે ફેરિયો હતો એની આગળની સામેની ડાળી ઉપર આવીને બરોબર બેસી ગયો અને ઓલા માણસને સીધી એક પેલા તો ઝાપટ ચડાવી અને ઓલો આમ ગાલ પકડીને ફેરિયો ઉભો રહી ગયો કે ભાઈ તે માર્યું હું કામ નથી? વાંદરા કોઈથી બોલે નહીં પણ વાચા આવ્યું, સજીવારો પણ અલંકાર છે. અને વાંદરાએ જવાબ દીધો કે કેમ ભાઈ, તારા જ દાદા હોય અને તારા દાદા તને કઈ ગયા એમ અમારી ત્રીજી પેઢીના દાદા અમારા હતા, એ અમને કઈ ગયા હતા કે માણસની જાતના ભરોસા કરવા નહીં. અને ઈ વર્ષો પહેલા તે કહેવત પડી ગઈ હતી કે નકલ ને અકલ ન હોય. પણ હવે ઈ તો કે હવે ઈ આપણે માથે લાગેલું કલંક ધોવાનું છે. કોઈ પણ માણસ આવે, કોઈ પણ પ્રકારનું અનુકરણ કરાવે તો જિંદગીમાં ક્યારેય કરતા નહીં. હાલ જાવ ત્યાં અને ઓલો એમ નામ ત્યાંથી ગયો અને તેની કહેવત ધોવાય કે નકલ ને અકલ નો. તો આવી બધી વાર્તાઓ સાંભળવી તમને ખૂબ પસંદ હોય એવી એક વાર્તા દયાળુ શિકારી હિન્દીના અભ્યાસક્રમમાં હતી, આપણે ભણ્યા.
હવે પાછા હિન્દીમાં આવીએ पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 3 पर बड़ी ही सुंदर जो है वह चित्रकथा 3 चित्र के साथ सुंदर सी बड़ी सी कहानी का जो है वह निर्माण होता है। और प्रथम कथा देखिए, सीधे चित्रों को हमें देखना है। और प्रस्तुत प्रथम कहानी है और कहानी का नाम है बातूनी कछवा। गुजराती में जेने આપણે લપલપિયો કાચબો કહીએ છીએ, बातूनी कछुए की सुंदर सी यहाँ पर कहानी है। और बड़ा ही सुंदर सा एक सरोवर, और सरोवर में कहीं से मान सरोवर में रहने वाले हंस जो है वह यायावर पंछी उड़ते उड़ते वहां से पसार हुए और वहां वे रुके। और एक उसी सरोवर में, उसी तालाब में एक कछुआ था और कछुए को उनके साथ जो है वह मित्रता हो गई। और मान सरोवर के उन राजहंसों ने अब दूसरे तीसरे दिन वहां से अपने अगले पड़ाव की ओर जाने का जो है वह निश्चय किया। तब उस कछुए ने जो है वह जिद की कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाइए। तो हंसों ने कहा कि हमारे पास तो पर है, और पर है इस हिसाब से हम उड़ सकते हैं, और तुम तो कछुए कैसे उड़ोगे। तब जो है हंसों ने युक्ति की कि हम जो है वह एक लकड़ी ले आते हैं और लकड़ी का एक एक सिरा अपनी चोंच के बल पर पकड़ लेते हैं, और तुम्हें अपने मुंह के बल पर बीच के हिस्से में, लकड़ी के बीच के हिस्से के सिरे को अपने मुंह के बल पर पकड़कर हमारे साथ जो है वह मजे से उड़ना है। कछुआ जो है वह तैयार हुआ और एक झील से दूसरे तालाब की ओर जाने के लिए हंसों ने जो है वह कछुए को अपने साथ ले जाकर लकड़ी के बल पर, कछुआ जो है वह मुंह के बल पर उसके साथ जो है वह उड़ने लगा। और जैसे ही कछुए की यह सवारी, उड़ते हुए कछुए की सवारी एक गांव के ऊपर से पसार हुई, और गांव वालों ने देखा कि हंस तो उड़ते हैं लेकिन यहाँ पर कछुआ भी उड़ता है। उड़ते हुए कछुए को देखने के लिए सारा गांव जो है वह जमा हो गया और नीचे से यह दृश्य को देखने लगे। और देखो, उड़ता हुआ कछुआ, उड़ता हुआ कछुआ, उड़ता हुआ कछुआ, और ये सारे स्वर जैसे ही कछुए ने सुने, और कछुए से रहा न गया नीचे देखने के लिए, और अद्भुत दृश्यों को देखकर वाह और आह बोलने के लिए जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सीधा ही कछुआ धड़ाम करके नीचे आया और कछुए के जान जो है वह चली गई। और यहाँ पर बातूनी कछुए की यह कहानी, बाद में अगली दूसरी कहानी है कि चालाक चतुर कौवा, कौवे की चतुराई। कि भाई प्यासा कौवा था, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का वक्त था, और कौवे को बहुत प्यास लगी हुई थी। इधर उधर पानी की तलाश करता हुआ कौवा एक गांव के एक झोंपड़ी के पास आ पहुंचा, और वहां उसने देखा कि एक बड़े से कुंजे में, एक बड़े सी जो है वह बाल्टी में पानी है, लेकिन कैसा है तो कि नीचा है। और वहां तक सतह की सपाटी पर जाकर बैठकर कौवे ने देखा तो पानी तक कौवे की चोंच जो है वह नहीं पहुंच सकती थी। अब कौवे ने जो है वह युक्ति की, सोचने लगा कि भाई पानी, बिना पानी पिए तो अब जान चली जाएगी, किसी भी हिसाब से, किसी भी प्रकार से मुझे पानी पीना ही है। तो कौवे ने चतुराई से काम लिया, अपनी सूझबूझ से काम लिया, और कौवे ने पास में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ों, कंकड़ यानी क्या, जिसे गुजराती में हम पत्थर बोलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ को चोंच के बल पर एक एक करके वह पानी के घड़े में डालता गया, डालता गया, डालता गया। और थोड़ा परिश्रम के बाद कंकड़ जब ज्यादा नीचे घड़े में हुए तो पानी जो है वह आप ही आप ऊपर उठने लगा, और कौवे ने बाद में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो कौवे की चतुराई कहानी जो है वह हमने देखी। बाद में अगला कौवा और लोमड़ी की कहानी देखिए, चौथे पृष्ठ क्रमांक पर दी गई हुई है, कौवा और लोमड़ी। सुंदर सी कहानी है, देखिए चित्रों को देखिए। तो एक कौवा है, वह जो है वह कहीं से एक रोटी जो है वह उठा लाया है, और रोटी को अपनी चोंच में लेकर के कौवा पेड़ की डाली पर सुकून के साथ बैठा हुआ था। तभी एक लोमड़ी, लोमड़ी जो है वह चालाक होती है, समझदार होती है, वह लोमड़ी नीचे उसी पेड़ के नीचे से पसार हुई, और उसने देखा कि पेड़ की डाली पर तो कौवा बैठा हुआ है, और कौवा बैठा हुआ है, ऐसा ही नहीं, कौवे के चोंच में तो रोटी है। यह देखकर
लोमड़ी को उसके पास से, कौवे के पास से रोटी जो है वह छीन लेने की इच्छा हुई। समझदारी से, चतुराई से, बुद्धि से काम लिया और लोमड़ी जो है वह नीचे खड़ी होकर कौवे के साथ बातें करने लगी। और कौवे को उसने कहा कि कौवा कौवा भाई, तुम तो बड़ा सुंदर, तुम्हारे पास तो भगवान ने तुम्हें बड़ा सुंदर सा जो है वह रंग दिया, रूप दिया, स्वरूप दिया, और उससे भी ज्यादा तो कि तुम्हारे पास तो बड़ा सुंदर सा स्वर है। तुम जब बोलते हो तब ऐसा लगता है तुम बोलते ही रहो, तुम बोलते ही रहो, तुम बोलते ही रहो, और मैं सुनती ही रहूं, सुनती ही रहूं, सुनती ही रहूं। ऐसा जो है वह लोमड़ी ने कौवे को कहा। पार्ट 1 की कहानी में हमने देखा था कि कौवा जो है वह बाद में, कौवा बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है और उसके मुंह से रोटी नीचे जा गिरती है और उसे लेकर लोमड़ी चली गई। लेकिन यहाँ पर देखिए 5वें चित्र में क्या हुआ, क्योंकि कौवे ने जो है वह सूझबूझ से, चतुराई से काम लिया। जैसे ही लोमड़ी ने कौवे के गाने की तारीफ की, प्रशंसा की, तो कौवे ने जो है वह तुरंत ही, फौरन ही गाना नहीं गाया, लेकिन उसने अपने पैरों के पंजों से अपनी चोंच की रोटी जो है वह ली, पकड़ रखी, और बाद में जो है वह काला कौवा का करने लगा। और लोमड़ी जो है वह नाराज होकर, निराश होकर, हताश होकर वहां से चली गई। तो यह सुंदर सी कहानी जो है वह 6 चित्रों के साथ यहाँ पर पूर्ण होती है। तो यह सुंदर से दयालु शिकारी और उसके साथ ही में उसकी स्वाध्याय की 3 कहानियां जो है वह बातूनी कछुआ, समझदार कौवा, कौवा और लोमड़ी, इन सारी कहानियों का हमने जो है वह यहाँ पर अभ्यास किया। आशा करता हूँ आपको ये सारी कहानियां जो है वह पसंद आई होगी। और बाद में प्रस्तुत लेक्चर के अंत में प्रस्तुत दयालु शिकारी चित्रपाठ को समझाता हुआ सुंदर सा एनिमेटेड वीडियो जो है वह आपको दिखलाया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वह भी पसंद आएगा। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को सुनिए। क्रमशः 6 वाक्यों। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. राम और लक्ष्मण भाई थे। 2. हिमालय ऊंचा पर्वत है। 3. गुलाब का फूल अच्छा है। 4. रमेश हर रोज स्कूल जाता है। 5. सब गांधीनगर जा रहे हैं। 6. आज बिल्ली दूध पी गई। और
आज के हमारे प्रस्तुत लेक्चर के अंत में आप सभी छात्रों को होमवर्क में गृह कार्य में क्या करना है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आप सभी छात्र मेरे साथ साथ होमवर्क जो है गृह कार्य जो है उसकी नोंद कर लीजिएगा। हिंदी लेखन बुक में ये 4 कहानी जिनका हमने चित्रपाठ है अभ्यास किया और गुजराती में भी हमने सुनी थी ये सारी कहानियां। वह ही कहानियां हैं दयालु शिकारी, बातुनी कछुआ, कौवे की चतुराई, कौवा और रोमड़ी। इन चारों की 4 कहानियों को आप सभी छात्रों को अपनी हिंदी की लेखन बुक में जो है वह सुंदर हस्ताक्षरों के साथ लिख लेनी है और अगले विषयांक में नई बातों के साथ फिर मिलेंगे।